जब भी अगर कोई इन्वेस्टर स्मॉल या मिड में पैसा लगाने की सोचता है, क्योंकि स्मॉल को कहीं ना कहीं रिटर्न का बादशाह कहा जाता है कि कम वक्त में बड़ा पैसा बनाकर बड़ा रिटर्न वो देता है। कहीं ना कहीं जब बुल मार्केट होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्मॉल की तरफ ही भागते हैं, लेकिन वॉलेटाइलिटी की जो वॉलेटाइल सिचुएशन बनती है उसमें कहीं ना कहीं मंदी के दौर में भी झटका लगता है, जैसे कि आप भी एडवाइस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है तो किस और जाना सही रहेगा, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? इन्फ्लेशन को बीट करना है या पोर्टफोलियो बनाना है, देखिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। पोर्टफोलियो जो है मल्टीपल चीज़ों से बनता है। पोर्टफोलियो की मैं बात करूं तो उसमें इक्विटी का भी इम्पोर्टेंट रोल है, आपका डेट का भी इम्पोर्टेंट रोल है, कहीं ना कहीं गोल्ड एंड सिल्वर का भी इम्पोर्टेंट रोल है एंड रियल एस्टेट का भी है। आप उसके बीच में बैलेंस कैसे करें, एक वो पहला सवाल आ जाता है। फिर अगर मैं इक्विटी की बात करूं, इक्विटी में कितना लार्ज कैप होना चाहिए, कितना मिड कैप होना चाहिए, कितना स्मॉल कैप होना चाहिए, ये अगला सवाल आता है कि एट अ अंडरलाइंग मार्केट कैप लेवल, क्योंकि आप जो मिड एंड स्मॉल कैप है और लार्ज कैप है कुछ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लेंगे, कुछ स्टॉक्स के थ्रू लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को ऑफ बैलेंसिंग एक्ट को बोला जाता है एसेट एलोकेशन। अभी हाल फिलहाल गोल्ड सिल्वर में बहुत अच्छी रिटर्न आई, लेकिन अगर मैं आपको 15 साल की बात करूं रिटर्न, गोल्ड हैज बीन द बेस्ट एसेट क्लास इन 5 years आउट ऑफ द लास्ट 15 years। किसी साल इक्विटीज ने अच्छी रिटर्न दी है, किसी साल यूएस इक्विटीज ने सबसे अच्छी रिटर्न दी है। तो आप अगर एक पोर्टफोलियो अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको एक एसेट एलोकेशन रखनी ज़रूरी है। अब सपोजिंग आपने एक एसेट एलोकेशन बना लिया, आज आप एक मार्केट कंडीशंस को देख के आपने एसेट एलोकेशन बनाई, अब उसमें आपको नेक्स्ट चीज़ जो करनी चाहिए, आपको थोड़ी ट्वीकिंग करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं टैक्टिकल प्ले ले लिया कि इस समय अगर मार्केट लग रहा है कि सस्ती है तो हम लार्ज कैप्स में, हमें अगर लग रहा है जैसे एफआईआईज अभी बेच रहे हैं, कल को एफआईआईज आएंगे, पिछले देखिए 15 महीने से लगभग मार्केट नहीं चली है, उसी रेंज में चल रही है 26,000 से। डीआईआईज तो काफी डीआईआईज बाय कर रहे हैं, तो कल को एफआईआईज अगर आते हैं तो सबसे पहले उनका टिपिकल बाइंग होती है लार्ज कैप्स में। तो अगर आप शॉर्ट टर्म टैक्टिकल प्ले लेना चाह रहे हैं तो लार्ज कैप होगा, लेकिन अगर आप 3-5 साल का व्यू ले रहे हैं, इंडिया एज अ ग्रोथ स्टोरी, एंड इसी पे आपका सवाल आ जाता है जैसे इन्फ्लेशन बीट करनी है। मेरा तो सिंपल लॉजिक होता है, देखिए अगर जीडीपी आपकी 6-6.5% पे ग्रो कर रही है, आपकी इन्फ्लेशन लगभग 4% पे है, तो आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट अबाउट 10-11% में आएगा। तो लार्ज कैप्स जो होंगे वो आप टिपिकली ऐसे ही लार्ज कंपनीज ढूंढना चाहेंगे जो आपके जीडीपी और नॉमिनल इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करके 3-4% का अल्फा करें, तो 12-14%। उसी दौरान में आप वो कंपनियां ढूंढना चाह रहे हैं जो मिड कंपनीज हैं, कल को फ्यूचर में लार्ज कैप्स बनेंगे, क्योंकि जो मिड कंपनीज हैं फ्यूचर की लार्ज कैप बन के आती हैं, उभर के आती हैं, कहीं ना कहीं वो मार्केट लीडरशिप लेती हैं, प्राइसिंग अच्छा कमांड करती हैं, ब्रांड बन चुका होता है, कैश फ्लोज प्रिडिक्टेबल होते हैं, मैनेजमेंट अच्छी होती है, जो एक अच्छी कंपनी, लार्ज कंपनी का इंग्रेडिएंट है। तो अगर हम उसकी बात करें तो आप मिड कंपनीज में थोड़ी और एक्स्ट्रा रिटर्न एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और अगर थोड़ा और आप रिसर्च कर रहे हैं, थोड़ा डीपर डाउन जा रहे हैं, तो आप स्मॉल कैप कंपनीज में 17-18%, 20% भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये तो मैंने आपको 17-18 लॉजिक के बेसिस पे बोला, लेकिन स्मॉल कैप तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपके 50-50, 100-100 गुना हो जाते हैं। एक जैसे निवेशकों के लिए शेयर करूँगा, एक कंपनी है SRF लिमिटेड। अच्छा। ये श्रीराम फाइबर्स करके है। वो कंपनी आज से ज़्यादा नहीं 12 साल पहले 900 करोड़ की कंपनी थी। आप समझ लीजिए तो स्मॉल कैप कभी बिल्कुल टेल में कहीं आती, आज वो 90,000 करोड़ की कंपनी हो गई है। 12 साल लगे कंपनी को 100 गुना रिटर्न देने में, लेकिन क्या था, कहीं ना कहीं कंपनी एक लीडरशिप पे आ रही थी, मैनेजमेंट क्लीन थी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अच्छे थे, आपके ऑडिटर्स बिग 4 थे। तो ये सब जो पैकेज था, कहीं ना कहीं ब्रांड बन गया था, नीश प्रोडक्ट में अपने आप को उन्होंने पोजीशन किया हुआ था। तो जबकि स्पेशलिटी केमिकल्स और टेक्सटाइल्स इन सबको सप्लाई करती थी, बट कहीं ना कहीं कंपनी ने अपने आप को एक इस्टेब्लिश किया एज अ लीडर। तो ऐसा भी होता है, लेकिन उसी दौरान कई मिड स्मॉल कंपनीज थी जो उस ज़माने की ब्लू आइड कंपनीज होती थी, वो कहीं ना कहीं गिरावट आ गई मैनेजमेंट में।
प्रॉब्लम रही। अगर हम एग्जांपल दें जैसे ADAG ग्रुप, उस ज़माने में लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, आज कंपनी बिल्कुल डाउन हो गई है। तो कहीं ना कहीं रिस्क भी बहुत होता है। अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं 50-100 गुना के लिए, तो आपको एक माइक्रो मैनेज में भी करना पड़ेगा। अगर आप खुद ही स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको कंपनी की कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपकी बैलेंस शीट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कंपनी के कांस्टेंट रिटर्न्स को ट्रैक करना पड़ेगा, मैनेजमेंट कमेंट्री जो कॉल के बाद आती है, कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि उसका प्रोडक्ट यूजेज कहीं ना कहीं कमोडिटाइज तो नहीं है, कहीं वो प्राइसिंग कमांड कर रहा है, अपना ब्रांड बना रहा है। तो वो सब चीज़ें बहुत रहती हैं। तो इन्फ्लेशन को बीट करने का बेस्ट आंसर मेरा हमेशा रहा है, आप पोर्टफोलियो को एक पैकेज करिए, एक एसेट एलोकेशन की तरह उसको एक मल्टी प्रोडक्ट मल्टी एसेट अप्रोच बना के रखिए। उसमें क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो में प्रिडिक्टेबिलिटी भी होगी और आप ये ग्लोबल फ्लक्चुएशंस, ट्रेड वॉर्स, लीमन क्राइसिस, इन सब से बेटर मैनेज कर पाएंगे। एक इसी को पॉइंट ऐड करते हुए, लोग डेट की अहमियत को बहुत कम देते हैं क्योंकि हमेशा इक्विटी थ्रिल देता है। मैं कहता हूँ क्या डेट का आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव 6-7% कमाने का है? मेरा आंसर होता है 6-7 इज जस्ट अ क्वेश्चन। कल को अगर मार्केट गिरती है, वही आपका ड्राई पाउडर एम्यूनेशन बन जाता है इक्विटी बनाने के लिए। अगर किसी क्लाइंट के पास है ही 100 रुपए और वो सारा इक्विटी में लगाए बैठा है, मार्केट गिरी वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो मार्केट के फंडामेंटल्स को समझ रहा है, प्राइस टू अर्निंग देख रहा है, प्राइस टू बुक देख रहा है, मार्केट कैप टू GDP देख रहा है, मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके चल रहा है। तो जब वो गिरावट होती है, वही क्लाइंट एक अल्फा जेनरेट करके आता है जो कहीं ना कहीं अपने आप के लिए एक कुशन बनाए बैठा था, कहीं ना कहीं डेट लिए बैठा था, चाहे वो FD करे, डेट म्यूचुअल फंड्स करे, बॉन्ड्स करे, स्ट्रक्चर्ड नोट करे, बट एक प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो उसको उस समय में हेल्प करता है जब मार्केट में बिल्कुल अंधेरा होता है। बिल्कुल जैसे वॉरेन बुफे स्टाइल हो गया, बिल्कुल बी ग्रीडी when others are fearful. So that is the time he tries to be greedy, and that's how people manage their portfolios. अच्छा, जैसे आपने वॉरेन बफे के का भी जिक्र कर दिया, देखिए उनकी इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रैटेजी होती है, जाहिर सी बात है कि वो सबसे हटके होती है और उनका जो जोर होता है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे कि आपने भी स्टार्टिंग में बोला कि अगर सेफ रहना है तो लॉन्ग टर्म, ज़्यादा से ज़्यादा 10% या 20% या 30% गिरेगा। शॉर्ट और मिड में क्या होगा कि 50 भी चला जाएगा, 70 तक भी जा सकता है, बहुत बुरी कंडीशन में भी आ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर किसी को पैसा बनाना है तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि नो व्हाट यू वांट, कि आपका खुद आपका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके पास कितना समय है। क्योंकि देखिए हर आदमी के कहीं ना कहीं कुछ टाइमलाइंस होती हैं, होराइजन होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसी को 3 साल में पैसा चाहिए, किसी को 5 में चाहिए, किसी को 10 में चाहिए। या अगर कोई आदमी उस लेवल पे पहुंच गया है कि उसके गोल्स अचीव हो गए हैं, फिर भी एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, अगली जनरेशन को पास करना चाहता है। किसी के पास 10 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, उसके वो घर, कपड़ा, ये सब गोल्स अचीव हो चुके हैं, मैरिज, चिल्ड्रन, एजुकेशन। वो चाहता है कि यार ये 10 करोड़ को कैसे 50 करोड़ बनाया जाए, या ये 10 करोड़ को कैसे 100 करोड़ बनाया जाए। अगर हम कंपाउंडिंग थ्योरी करें तो ऐसे लगेगा कि 10 की 100 की नहीं बात कर रहा। चाहे किसी के पास 1 करोड़ हो तो उसका सपना होना चाहिए मैं कैसे इसको 10 करोड़ लेके जाऊंगा। कहीं ना कहीं उसको भी ग्रोथ की ज़रूरी है। अगर मैं किसी की ऑब्जेक्टिव की बात करूँ कि आपका अगर जब तक मन में क्लैरिटी नहीं है, आप हेयर से कर रहे हैं, उसको देखा देखी कर रहे हैं, अगर आपके मन में क्लैरिटी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं एक गोल और ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाएंगे। तो अगर वॉरेन बुफे का स्टाइल देखें, वो टिपिकली किसी कंपनी को या किसी सेक्टर को इस सोच विचार से इन्वेस्ट करते हैं कि 5-10 साल में उसकी, कई कंपनी तो उन्होंने 30-30, 40-40 साल से भी होल्ड करी हुई है। लेकिन अगर वो किसी सेक्टर में, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो 5 साल 10 साल का उस सेक्टर का होराइजन रखते हैं। फिर उस कंपनी में, उस सेक्टर में देखते हैं कौन सी कंपनी अच्छा काम कर रही है, प्रोडक्ट इनोवेशन पे कर रही है, रिसर्च कितना कर रही है। छोटा सा एग्जांपल जो वो ज़रूर देखते हैं कि अगर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा R&D में स्पेंड कर रही है। ये इंडिया में रिसर्च, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इनोवेशन में हमेशा पीछे रहे हैं, हमने कट कॉपी पेस्ट बड़े मॉडल्स किए हैं। इंडिया हैज़ नॉट बीन अ लीडर इन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। वी हैव ईदर, हम सर्विसेज साइड पे रहे हैं या हम क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं
बाहर से मॉडल देखते हैं, इंडिया में बनाते हैं। तो वो जब इन्वेस्ट करते हैं 5 से 10 साल का जब होराइजन देखते हैं, कंपनी के सेक्टर्स में रिसर्च कर रही है, कहाँ पैसा खर्च रही है, कल को जो उभरते हुए सितारे निकल के आएंगे उसी सेक्टर से। और दूसरी चीज़ वो जब करते हैं, जब मार्केट बहुत वैल्यूएशन फ्रॉथ पे पहुंच जाता है, बहुत महंगा लगता है, सब कह रहे हैं कि मार्केट और ऊपर जाएगी, बड़े बड़े टारगेट्स आने लगते हैं, और अगर उनको लगता है कि उनका टारगेट अचीव हो गया एक 5-10 साल के, तो वो पोर्टफोलियो में कैश जनरेट करते हैं, वो स्टॉक से एग्जिट मारते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ बेच देते हैं, चाहे 10%, 20%, 30% कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो में कैश जनरेट करते हैं, ताकि कल को जबकि गिरावट आए, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, नए सेक्टर मिले, या एक वो सेक्टर का जो या कंपनी का 5-10 साल का जो उन्होंने जर्नी प्ले करी है वो अगर प्ले हो गया तो उस दौरान वो एग्जिट करते हैं और एक नई अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म है, लोग हमें मिलते हैं, हम कितने क्लाइंटों से मिलते हैं, निवेशक से मिलते हैं, वो बोलते हैं लॉन्ग टर्म है, और जब पूछो लॉन्ग टर्म कितना होता है तो लॉन्ग टर्म उनका 1 या 2 साल होता है। 1 या 2 साल में तो वॉरेन बुफे साहब खुद नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि मार्केट कहाँ जाएगी, इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा, आपकी इकोनॉमी कहाँ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी मार्केट में गिरावट आई है वो एक ऐसे रीजन से आई है जो किसी इंसान ने प्रिडिक्ट नहीं किया था उस समय पे। हाँ, मतलब आप 1% 2% ले सकते हैं, लोगों ने प्रिडिक्ट किया, जैसे 2008 का क्राइसिस कुछ लोगों ने प्रिडिक्ट किया, मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी क्योंकि सब प्राइम क्राइसिस था। लेकिन 2001 में किसने प्रिडिक्ट किया कि सितंबर 11 हो जाएगा, मार्केट में गिरावट आ जाएगी, स्टॉक मार्केट बंद होंगे? किसने प्रिडिक्ट किया कि कोविड आ जाएगा? किसने सोचा था कि यूरोप में फिर से वॉर होएगी वर्ल्ड वॉर के बाद? तो ये सब चीज़ें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, आपके ना एल्गोरिदम्स कर सकते हैं ना मॉडल्स कर सकते हैं। तो ऐसे में आप अगर फंडामेंटली सही चलेंगे तो दीज इवेंट्स विल कीप कमिंग, कीप गोइंग, आप अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छी रिटर्न बनाएंगे। इसकरण, अभी थोड़ी देर पहले ना आप कह रहे थे कि स्मॉल, मिड और लार्ज की जब भी बात होती है तो कई सारे लोग ना ये कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर कितना कितना पैसा लगाना चाहिए। आप एग्जांपल भी दे रहे थे कि मान लीजिए किसी के पास 100 रुपए हैं तो वो डिसाइड नहीं कर सकता कि एसेट एलोकेशन की जो इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि चलो एग्जांपल हम 100 रुपये से ही ले लेते हैं कि अगर किसी के पास 100 रुपये है तो उसे कैसे डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ पर कितना कितना पैसा लगाना। सो सबसे पहले एंड ऑफ द डे जो सबसे पहले चीज़ जानने वाली है, लोग कहते हैं कि लोग ना हमेशा इन्वेस्टमेंट से पहले KYC करवाते हैं और हमेशा पूछा जाता है नो योर कस्टमर। मैं उसको बोलता हूँ नो योर कस्टमर इन एक्चुअल सेंस, उसका थोड़ा साइकोमेट्रिक एनालिसिस करना चाहिए, रिस्क प्रोफाइल समझना चाहिए कि वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, एक वो थियोरेटिकल होता है लेकिन कोई लोग उस डीप में नहीं जाते। कई बार आप उनसे बातचीत करके जान सकते हैं कि उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, कई बार आप उनसे साइकोमेट्रिक टेस्ट भरवा सकते हैं। तो एक एसेट एलोकेशन का एक फ्रेमवर्क निकल के आता है कि ये अगर ये मार्केट गिरावट करेगी तो मैं बाय करूंगा, अगर 20% गिरेगी तो मैं पूरा बेच दूंगा। ये सब आपको साइकोमेट्रिक एनालिसिस से पता लगता है। तो जब अगर आपके पास एक फ्रेमवर्क या ढांचा आ जाता है कि यार ये बंदे का थॉट प्रोसेस है, ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो आप उसके बेसिस पे उसका एक एसेट एलोकेशन बनाते हैं। अब ये नहीं मतलब कि अगर कोई 70 साल का आदमी है तो सिर्फ बॉन्ड्स करेगा, डेट करेगा। आपके पास 70 साल के आदमी, 80 साल के आदमी हैं जिन्होंने मार्केट के उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हैं, गिरावट में बाय करना चाहते हैं, वो भी एग्रेसिव इन्वेस्टर हो सकते हैं। जबकि 30-40 साल का एक आदमी जो एक अपने एक कैश फ्लो को जनरेट कर रहा है, या तो सैलरी से कर रहा है या बिजनेस से जनरेट कर रहा है, वो एक ऐसा इंसान हो सकता है जो थोड़ी वॉलेटिलिटी से डरता है। तो वो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव, मॉडरेटली कंजर्वेटिव स्टाइल में जा सकता है। तो हमारा जो हमेशा से क्लाइंट्स के साथ थॉट प्रोसेस रहा है समझने का कि क्या है, आप क्लाइंट को कहीं ना कहीं बताइए कि या तो कंजर्वेटिव माइंडसेट से ऐसे पोर्टफोलियो बनता है, मॉडरेटली कंजर्वेटिव से इस तरीके से बनता है, बैलेंस्ड एक पोर्टफोलियो अप्रोच रहती है, एक मॉडरेटली एग्रेसिव अप्रोच रहती है और एक एग्रेसिव अप्रोच रहती है। मान लीजिए आज हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, मेरा खुद का पैशन इक्विटी है एंड आई एम माई सेल्फ एन इक्विटी इन्वेस्टर, कि मैं एक इक्विटी में एग्रेसिव पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता हूँ। अब पोर्टफोलियो के अंदर 2 तरीके हैं, या तो मैं
स्टॉक्स लेना चाहता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करना चाहता हूँ, मैं पीएमएस एआईएफ के थ्रू करना चाहता हूँ, तो वो एक नेक्स्ट आंसर आता है। उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो साइज़ क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीएमएस में 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, एआईएफ कैट 2 कैट 3 में 1 करोड़ की है, तो कंसंट्रेशन रिस्क ना हो जाए। पोर्टफोलियो अगर आपका 4-5 करोड़ है तब आप एआईएफ कंसिडर करिए, अगर आपका पोर्टफोलियो 2-2.5 करोड़ का है तब पीएमएस कंसिडर करिए, और अगर उससे छोटा है तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के थ्रू बिल्ड करते रहिए। उसमें भी अब आ जाता है कि हमें लार्ज कैप कितना रखना है एट एन अंडरलाइंग लेवल, मिड कैप कितना रखना है, स्मॉल कैप कितना रखना है, तो आपको कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा कि कितना मेरा पोर्टफोलियो, मेरे को हो सकता है 3 साल में कोई पैसे की ज़रूरत हो, मेरा कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है, मेरे को कॉलेज की फ़ीस देनी है, मेरे को कोई हाउस, मेरे को घर खरीदना है, क्योंकि लॉट ऑफ आवर जो हमारी ऑडियंस है कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू बाय अ हाउस ऑफ देयर ओन, तो कहीं ना कहीं आपको वो देखना है कि आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का है, उस हिसाब से आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहिए।